Good afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. We have completed chapter number 14, Symmetry. And in today's class, we will recall everything whatever we have done in this chapter. We will recall all the concepts of this chapter. Then I will give you a worksheet. In that worksheet, you don't need to do all the questions in that online test only. You have to do all these answers in your copy and then send the pics on WhatsApp only, just like you do. एंड वन मोर थिंग, कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी हुई हैं इस चैप्टर्स जब हमने ये चैप्टर किया था, तो वो वीडियोस अगेन आई एम शेयरिंग विद इन दिस वीडियो ओनली. एंड सम ऑफ द चेंजेस आई हैव डन इन द वीडियो, जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता था वो मैंने कुछ ऐड किया हुआ है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट, विद द रिकॉल ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट विद द सिमेट्री. अब सिमेट्री में हमें सपोज करो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स आर इक्वल, जैसा कि हमें नज़र आ ही रहा है. तो क्या हम इसको किसी इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं कि इसके टू पार्ट्स हों और वो दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के मैच हों, दैट मीन्स एक दूसरे को कवर अप कर जाएं. सो दिस इज़ द लाइन जिसके क्रॉस अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो हमारा जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट को बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है एग्जैक्टली. सो दिस ऑब्जेक्ट इज द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. सिमिलरली इफ वी टेक अनदर आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन इस बार जो इक्वल साइड्स हैं वो थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि एक अप है एंड एक डाउन है. इसके क्या हम दो पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल मैच करते हों? तो अगेन येस, दिस ब्लू लाइन इज द लाइन जिसके क्रॉस हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे. See, now these two lines are called the line of symmetry और axis of symmetry भी हम इनको बोलते हैं. इस ट्रायंगल की जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड जो सेकंड ट्रायंगल है उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है दैट इज हॉरिजॉन्टल, ब्लू कलर में जो है. अब क्या किसी ऑब्जेक्ट की मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? येस, देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स जिनकी होती है. दिस इज अ रेक्टेंगल, इसकी दो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, दो पेयर्स हैं ऑपोजिट साइड्स का. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, वी कैन क्लियरली सी. अगर मैं एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाती हूँ तो अपर हाफ सेकंड हाफ नीचे हाफ के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. वर्टिकल अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ, अगेन इसके क्रॉस मैंने फोल्ड किया तो फिर से एक हाफ दूसरे हाफ के बिल्कुल मैच करता है. तो इसकी दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, हॉरिजॉन्टल भी है एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है. बट अगर मैं इसको इसके डायगनल के अक्रॉस फोल्ड करने की कोशिश करती हूँ तो क्या दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. दिस मीन्स इसकी ओनली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज हैं, दैट इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. डायगनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती रेक्टेंगल के लिए. तो इसका मतलब ओनली टू. क्या मोर देन टू लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है या एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती हैं किसी ऑब्जेक्ट में? येस, अगेन देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स जिनकी मोर देन टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं. दिस इज अ स्क्वायर, इसकी ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल दी एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही एग्जैक्टली रेक्टेंगल की तरह एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, लेकिन डायगनल्स पे भी करेगा. अगर मैं इसको डायगनल के क्रॉस फोल्ड करती हूँ तो सी बोथ द पार्ट्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर. सेकेंड डायगनल के क्रॉस मैंने फोल्ड किया तो अगेन ये भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. दैट मीन्स स्क्वायर की फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड टू डायगनल्स. अभी हमारे पास अगर रेगुलर हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन में मीन्स 6 साइड्स हैं, तो इसकी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी? येस, सो देयर आर वन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो होंगी. टू डायगनल्स हैं, ये भी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं और एक्सेस ऑफ सिमेट्री हैं. इसके अलावा अगर हम देखें ये जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं इनके बिल्कुल सेंटर से जो लाइन जा रही है एंड अगेन जो दूसरा ऑपोजिट पेयर है साइड्स का उनके भी सेंटर से जो लाइन जा रही है, दे आर ऑल्सो द लाइंस ऑफ सिमेट्री. सो इट हैज़ 6 एक्सेस ऑफ सिमेट्री और 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री. सर्कल की इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं बिकॉज सर्कल के हर एक पॉइंट से आप एक डायगनल ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो एंड उस
पार्ट में दोनों ही, उस लाइन में दोनों हाफ्स एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप करेंगे, दोनों एक दूसरे के क्लोन्स होंगे, मैच करेंगे एक दूसरे को। नेचर में जैसा हर एक एनिमल, जितने भी मैमल्स होते हैं, ऑल आर सिमेट्रिकल जस्ट लाइक द ह्यूमन फेस। ये जो है सारी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। एंड व्हाई इट इज़ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री? बिकॉज सपोज करो मैं हेक्सागन का हाफ पार्ट लेती हूँ और इसको मैं मिरर के थ्रू देखती हूँ। सी, मिरर में जो इसकी इमेज है वो उसके अदर हाफ पार्ट की तरह नज़र आ रहा है। दैट मीन्स क्योंकि इन सारे ही ऑब्जेक्ट में एक लाइन के क्रॉस जब दो हाफ्स को हम नजर देखते हैं तो एक हाफ कहीं ना कहीं दूसरे हाफ की मिरर इमेज होती है, एंड मिरर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द लाइट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक तरीके से मिरर इमेज मीन्स दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर पार्ट, इसीलिए हम इसको रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले तो, जिसकी ऑब्वियसली दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जैसा कि हमने रिफ्लेक्शनल सिमेट्री में देखा था, इसकी एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जिसके क्रॉस अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो दोनों हाफ्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। दैट मीन्स दोनों हाफ्स बिल्कुल सेम है। दैट इज it means this is a symmetrical object but it has reflectional symmetry। क्योंकि अगर हम इसका एक पार्ट देखें, उसको मिरर के क्रॉस देखें, तो मिरर में जो हमारा इमेज दिखती है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द अदर पार्ट। दैट्स वाई, है ना, यही सेम चीज़ होती है। सो इसका मतलब ये रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। लेकिन अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या हमें ये एक जैसा दिखता है? नहीं। ये ऑब्जेक्ट है, हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया जिसमें 6 स्क्वायर्स से मिलकर बना हुआ है ये शेप। अगर हम इसमें कोई भी एक लाइन इस तरीके की ड्रॉ करना चाहें जहाँ से ये हमें इसका एक हाफ दूसरे हाफ के एग्जैक्टली सेम दिखे, मैच करे एक दूसरे के, तो क्या हमें मिलेगी? नहीं, ऐसी कोई लाइन हमें नहीं मिलेगी। दैट मीन्स इट हैज़ नो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। लेकिन अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो किसी एक पॉइंट पर ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही दिखेगा। दैट मीन्स रोटेशनल सिमेट्री इसकी होती है। रोटेट जब हम करते हैं तो ये हमें बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा ये ट्रायंगल है, ये डॉट है। जब हम इस डॉट के क्रॉस इसको घुमाते हैं तो ऐसा घूमेगा, थोड़ा ऊपर ले लिया फिर घुमाया तो इस तरीके से घूमेगा, और ऊपर इसके बिल्कुल वर्टेक्स पे ले गए तो हमने जो घुमाया तो ये कुछ इस तरीके से घूमा। ये जो पॉइंट होता है जिसके अक्रॉस हम किसी भी शेप को घुमाते हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ और सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है। सो अब हम अगर इसको घुमाते हैं, यहाँ पे पॉइंट है जो हमारा एरो अभी देखा हमने, इस पॉइंट के अक्रॉस हम घुमाते हैं, दैट मीन दैट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब वन कंप्लीट रोटेशन जैसा हमने देखा कि इट इज़ 360 डिग्री। हमने अभी ज़ीरो काउंटर लिया, दैट मीन्स अभी हमने इसको नहीं घुमाया है। ठीक है। अब हम वहाँ पे काउंटर अपना बढ़ाएंगे जहाँ पे हमें ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिखेगा। इज़ इट लुकिंग? नो। 90 डिग्री हमने घुमाया, ओरिजिनल पोजीशन इसकी कुछ और थी, अभी ये मुझे बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा है, और घुमाया 180 डिग्री। सी, ये जो ओरिजिनल शेप थी बिल्कुल उसकी तरह दिखने लग गया हमें, है ना, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। दैट मीन्स अभी हमारा एक कंप्लीट रोटेशन हुआ नहीं है, बिकॉज अभी हमने इसको 360 डिग्री नहीं घुमाया, लेकिन हमें ये ओरिजिनल जैसा दिख रहा है। दैट मीन्स वन काउंटर। वापस 270 घुमाया, फिर से क्या ये ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन कुछ और थी। 360 डिग्री घुमाया और वापस से हमें फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिख रहा है। दैट मीन्स 2। इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में ये ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते 360 डिग्री में ये ऑब्जेक्ट हमें 2 टाइम्स एक जैसा दिखा, एक 180 पर, दूसरा 360 पर। तो ये इसकी, क्योंकि ये एक से ज़्यादा टाइम हमें रोटेशन में एक जैसा दिखा है, दैट मीन्स इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। और ये जो ऑर्डर है, कितनी टाइम्स हमें एक जैसा दिखा है, दैट ऑर्डर इज़ 2। इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज़ 2। एट द एंड we can say that this object has rotational symmetry of order 2. Now let us come to the angle of rotation. Angle of rotation means कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं तो हम अगर किसी भी एक पॉइंट को देखें, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन जिसके अक्रॉस हम इसको रोटेट कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। या आपकी बुक में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ऐसे क्रॉस से दिखा होगा।
और दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट का कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है फिलहाल, तो उसको हमने जब रोटेट किया तो वो कितना एंगल पे घूम गया या कितना एंगल पे रोटेट हो गया। सपोज करो ये ओरिजिनल पोजीशन थी, वी कैन कॉल इट एज 0 डिग्री। जैसे ही घूम के ये वापस यहाँ पे आ गया है, ये वाली पोजीशन, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पेंसिल पूरी की पूरी है, बिकॉज इसकी ये किसी एक पॉइंट से ही हमें पूरे ऑब्जेक्ट के रोटेशन का पता चल जाता है। तो अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को नोटिस करूं तो ये पॉइंट पहले यहाँ पे था, दैट मीन्स 0 डिग्री, और ये घूम के यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स इट हैज रोटेटेड 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, इनका मीनिंग ही यही है। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन तक रोटेट करती हूँ, दैट इज एक्चुअली 60 डिग्री। सिमिलरली इसी पॉइंट से अगर मैं यहाँ तक रोटेट करती हूँ, दैट मीन्स दिस इज 90 डिग्री, हमने इसको रोटेट कर लिया है। एंड इसी पॉइंट से अगर रोटेशन यहाँ तक है, दैट मीन्स इस लाइन के अक्रॉस ये पेंसिल का अगर पॉइंट पहुंच जाता, इसका मतलब हमने पेंसिल को 120 डिग्री रोटेट कर लिया है। एंड इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है, अगर इस पॉइंट पे आ गया है ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग है कि ये 180 डिग्री घूम चुका है। अगेन 180 से और आगे अगर हम आते हैं, ये 60 डिग्री और आगे बढ़ चुका है। वी कैन कॉल इट एज 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 240 डिग्री घूम चुका है। और आगे अगर घूमता है, दैट मीन्स यहीं से ओरिजिनल पोजीशन से यहां तक आना, इसका मतलब है 180 ये था और यहां से अगेन 90 डिग्री और, तो वी कैन कॉल इट एज 270 डिग्री घूम चुका है ऑब्जेक्ट। यहां पे अगर आता है तो व्हाट डज दैट मीन, यहां पे आने का मीनिंग होता है कि 180 में 120 और ऐड हो गया है, तो वी कैन कॉल इट एज 300 डिग्री। एंड और 60 डिग्री और होगा, दैट इज 1 कंप्लीट रोटेशन। वाई, बिकॉज घूम के वापस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। दैट मीन्स दिस इज 360 डिग्री। तो 1 कंप्लीट रोटेशन बेसिकली इंक्लूड्स, या हम बोल सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पूरा एक कंप्लीट रोटेट हो चुका है, दैट मीन्स वो 360 डिग्री घूम चुका है। अब इन्हीं एंगल्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें कितने डिग्री घूमने के बाद बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिख रहा है, तो वो उसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाता है। सो वी विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि वो कितने डिग्रीज के बाद हमें बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इट इज फाइंड इट्स ऑर्डर, इट्स एंगल ऑफ रोटेशन। अब सपोज करो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अगेन जैसा मैंने बोला, एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे सिर्फ, और उसी पॉइंट से हम पूरे ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज करो मैंने फिलहाल यहाँ पे मैं पिन से सेट कर देती हूँ क्योंकि इसके अक्रॉस मैं इसको रोटेट करूंगी। अभी ये मुझे इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन है। अब मैं सपोज करो इसको रोटेट करती हूँ, सी अगेन मुझे बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो टिप यहाँ पे थी वो अब यहाँ पे आ चुकी है। दैट मीन्स 90 डिग्री घूम चुकी है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट पूरा 90 डिग्री घूम चुका है। तो वी कैन से कि ओके 90 डिग्री के बाद ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल मुझे वैसा ही नजर आ रहा था। ये पॉइंट टिप वापस यहाँ आ गई है 180 डिग्री पे, वापस से फिर से मुझे एक जैसा दिख रहा है। एंड 270 डिग्री घूमा तब भी मुझे एक जैसा दिखा। एंड फाइनली वो जो टिप थी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। दैट मीन्स ये एक रोटेशन पे हमें 4 टाइम्स एक जैसा दिखा है। तो वी कैन से ऑर्डर इसका 4 हो गया। एंड एंगल ऑफ रोटेशन इसका 90 डिग्री है, क्योंकि हर 90 डिग्री के बाद ये हमें एक जैसा दिख रहा है। दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री विच इज एंड ऑर्डर इज 4। एक और ऑर्डर एंड एंगल में रिलेशन होता है, बिकॉज हमने अभी देखा कि 1 कंप्लीट रोटेशन मीन्स 360 डिग्री। अगर हमें ऑर्डर पता है तो वी कैन ईजिली फाइंड
द एंगल ऑफ रोटेशन। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम 360 डिग्री, बिकॉज 360 डिग्री में 4 टाइम्स एक जैसा दिखा है, दैट मीन्स 360 डिग्री को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसको 4 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, वी कैन ईजिली फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन। इसी तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इफ वी लुक एट दिस हेक्सागन, 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर सपोज करो हम यहाँ से फिर से पोजीशन पे ध्यान देते हैं, इसकी ओरिजिनल पोजीशन कुछ इस तरीके से है, और हम इसको फिर से रोटेट करते हैं। यहाँ पे था, रोटेट किया तो अगेन सी इस टाइम पे भी हमारे पास एक टिप यहाँ पे आ गई, बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन जैसा हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इस बार ये सिर्फ कितना डिग्री घूमा है, ये जो टिप है वो यहाँ से यहाँ आ गई, दैट मीन्स 60 डिग्री घूमी है। फिर से हम इसको और घुमाते हैं, सी अगेन फिर से हमें बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, 60 डिग्री और घूम चुका है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं टोटल 120 डिग्री। और 60 डिग्री घूमा है, फिर से ओरिजिनल पोजीशन, और 60 डिग्री घूमा है, और इस तरीके से ये हमारे पास 6 टाइम्स जब घूमेगा, ये कंप्लीट 1 रोटेशन हो चुका है। और एक रोटेशन के टाइम पे ये हमें 6 टाइम्स एक जैसा दिखा है, क्योंकि ये जो टिप है वो पहले यहाँ पे 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 टाइम्स इस टिप जैसे जैसे ये आई है हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा ही दिखा है। तो इसका ऑर्डर हमारा 6 हो गया। और क्योंकि हर 60 डिग्री पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नज़र आ रहा था, दैट मीन्स इसका एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री हो गया। और जैसा कि हम बोल रहे हैं, अनदर वे टू फाइंड दिस, 360 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, दैट मीन्स दिस इज 60 डिग्री। जब हम डिवाइड करेंगे 360 को 6 से, है ना। एक और चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी कि हम जब एक रेगुलर पॉलीगन ले रहे हैं, चाहे हम स्क्वायर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ये हेक्सागन लेते हैं, दिस इज ऑल्सो रेगुलर बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। जब भी रेगुलर पॉलीगन हम लेते हैं और उसको हम रोटेट करते हैं, तो हम ये फाइंड करते हैं कि इसकी जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो ही उसका ऑर्डर बन जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो उसका ऑर्डर 3 था, ये हेक्सागन है, इसका ऑर्डर 6 है, स्क्वायर होगा उसका ऑर्डर 4 होगा। इसी तरीके से हम बिना रोटेट किए भी किसी एक रेगुलर पॉलीगन का ऑर्डर, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अगर हम 360 डिग्री को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वी विल फाइंड इजीली द एंगल ऑफ रोटेशन।